प्रोटीन का है, प्रोटीन में कई धातुओं को मिला करके बनाया गया था, कॉपर का है, लेड का भी मिलता है। तो कई सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। हाँ, आर्कियोलॉजिकल में। तो सिक्कों का ढेर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जगह है जहां पे सातवाहन सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है, स्टोर। जोगलथम्बी, ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। और अमरावती में भी बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं सातवाहनों का। इसमें एक चीज पता चलता है कि उस सिक्के में सातवाहन शासक का तो नाम तो मिलता ही है, उसका आकृति भी बना हुआ है, और उसमें नाव का चित्र मिलेगा। तो नाव का क्या संकेत हुआ? इसे हिस्टोरियन बताते हैं कि उस समय के ट्रेड, जो समुद्री ट्रेड है, उसके बारे में ये व्याख्या करता हुआ नजर आता है। चलिए, अब अगला शासक पहला लिखिएगा हेडिंग डाल करके, सिमुक। हेडिंग डाल दीजिए, सिमुक। प्रथम शासक इसके कौन थे? सिमुक। अब देखो, सिमुक आए कब? जबकि उससे पहले शुंग और कण्व वंश चल रहा था। जो भी उसके छोटे छोटे अवशेष रहे, रिमेनिंग जो भी चीज बचा हुआ था, उसको इन्होंने एकदम कुचलते हुए एक तरीके से एलिमिनेट करते हुए एक नए डायनेस्टी का निर्माण किया था, जिसका नाम सातवाहन था। तो नीचे लिख लीजिएगा, सिमुक एलिमिनेटेड द रिमेन्स ऑफ the Sung and Kanva dynasty. Simuk eliminated the remains of Sung and Kanva dynasty. सिमुक ने कण्व और शुंग वंश के अवशेषों को समाप्त कर दिया। सिमुक ने कण्व और शुंग वंश के अवशेषों को, अवशेष मतलब जो बचा हुआ छोटा मतलब बच गया था, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ही बिल्ट, नीचे ही बिल्ट जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल एंड चैत्या। इन्होंने ही बिल्ट जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल एंड चैत्या, इन्होंने जैन और बौद्धों के मंदिर और चैत्य बनवाए। हम बता देते हैं, पहले लिख तो लीजिए। अरे CHITY, चैत्य। चैत्य का जो आकार होता है, थोड़ा सा ये जान लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और बता रहे हैं, बना के ही दिखा रहे हैं, होता क्या है तो देख लीजिए। और यहां पे एक होता है मूर्ति या तो प्रतीक चिन्ह, इसके चारों ओर होता है घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ, और ये जो होता है पत्थरों से बनाया गया, मतलब गुफाओं में बनाया गया इसका वाल, और ये उसका प्रवेश द्वार होता है जिसको तोरण कहा जाता है, प्रवेश द्वार। और यहां पे एक होता है बुद्ध की प्रतिमा रहेगी, या तो उसका कोई प्रतीक चिन्ह रहेगा, सिंबल रहेगा, और उसी को पूजते हैं बौद्धिस्ट लोग। और ये आपका एक चैत्य का जो उदाहरण है वो मिलता कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में। इसी प्रकार के कहा जाता है कि सातवाहनों ही ने बनवाया था कार्ले का चैत्य, पत्थरों को कटवा करके चैत्य बनाते थे एक तरह से। तो इसको एक भाषा में क्या होगा, तो ये एक वर्शिप प्लेस होगा, पूजा गृह। और स्तूप क्या होगा? इस तरह जहां के बुद्ध के जो अवशेष थे उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको क्या कहा गया? स्तूपा।
और सर्वाधिक स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। बताया जाता है कि 84,000 स्तूप का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो सिमुक भी जैनों और बुद्धिस्टों के लिए कुछ टेम्पल्स और चैत्य बनवाया। चैत्य समझ में आ गया ना? इसलिए चैत्य भूमि बनवाया, वही ना है। इसलिए आप देखिएगा चैत्य भूमि, आपको एक साइट दिखाई पड़ता है। वो क्या है साइट? अंबेडकर का जो समाधि स्थल है ना, उसको चैत्य भूमि कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में नागपुर में चैत्य भूमि है। ठीक है, तो महाराष्ट्र वही रीजन है जहाँ के सातवाहनों का क्षेत्र था। चलिए अगला लिखेंगे। इससे ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं किया था सिमुक ने। अगला शासक हो गए सतकर्णी फर्स्ट। सतकर्णी फर्स्ट, और इसका टाइम पीरियड 27 से लेकर के 17 BC के अप्रॉक्स दिखाई पड़ता है। और इसके बारे में कह सकते हैं सतकर्णी फर्स्ट सातवाहन वंश के फर्स्ट पावरफुल शासक थे, या प्रोमिनेंट रूलर ऑफ सातवाहन। पहला महान शासक भी कह सकते हो, ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन, फर्स्ट पावरफुल या ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन। सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक थे। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम लिख लीजिए। नानाइक, नानाइक वाइफ का नाम। और नानाइक नाम था, ऋषि के नाम पर एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, इसने ही लिखवाया था। नाम क्या था? नाना घाटन। चलिए, तो इनकी वाइफ थी, किनकी वाइफ? सतकर्णी की। और ब्रैकेट करके लिख दीजिएगा, नानाइका रोट द नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नानाइका रोट द नाना घाट इंस्क्रिप्शन। नानाइका ने नाना घाट अभिलेख को लिखवाया था। नानाइका ने कौन सा अभिलेख लिखवाया? चल, किसकी पत्नी थी? और जिसमें एक चीज इन्होंने लिखवाया था सतकर्णी के बारे में, कि सतकर्णी जो थे वो दक्षिण के भगवान थे, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। तो लिखिएगा विच डिस्क्राइब्स सतकर्णी एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, जिसमें लिखवाया था, हाँ उसी में एरो करके लिख लीजिए, जिसमें लिखवाया था कि सतकर्णी दक्षिणापथ के कौन हैं? स्वामी हैं। विच डिस्क्राइब्स सतकर्णी एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। विच डिस्क्राइब्स सतकर्णी एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। नाना घाट में ही लिखवाया हुआ है, जिसमें वर्णित है कि सतकर्णी पूरे दक्षिण के क्या हैं? स्वामी। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। सतकर्णी के समय में एक बड़े शासक हुए, उसके कंटेम्परेरी, जिसका नाम था कलिंग के शासक खारवेल। और कहा जाता है कि खारवेल को भी, और इसी के शासनकाल में मतलब खारवेल की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने शायद कलिंग पर विजय भी प्राप्त किया था। तो हालांकि एक लाइन लिख लीजिए, इसमें लिखिएगा ही कनक्वर्ड कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ खारवेल। ही कनक्वर्ड कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ खारवेल। खारवेल की मृत्यु के बाद इन्होंने कलिंग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यानी कि पूरा कलिंग क्षेत्र किसके शासनकाल में आ गया? सतकर्णी फर्स्ट के शासनकाल में। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसी में, क्योंकि ये अर्लियर शासक है, सिमुक के बाद ये प्रथम बड़े शासक हुए,
तो ये बताते हैं कि जो कण्व और शुंग का एक विस्तार क्षेत्र आपका दिखाई पड़ता है विदर्भ के आसपास वाला क्षेत्र में, क्योंकि विदर्भ की कहानी आपको मालविका मित्र वाला दिखाई पड़ता है और पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ को जीता भी था। विदर्भ कहाँ है? अभी महाराष्ट्र में है। यदि आपका एक डिमांड चल रहा है विदर्भ स्टेट का, जिस तरह से बिहार में मिथिलांचल का मांग चल रहा है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और ग्रीन प्रदेश का नाम चल रहा है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक बुंदेलखंड राज्य की डिमांड चल रहा है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में विदर्भ की डिमांड चल रहा है कि अलग स्टेट, सेपरेट स्टेट होना चाहिए। और एक काफ़ी सूखा क्षेत्र है। और हमने जब अश्वमेध यज्ञ लिखवाया था पुष्यमित्र शुंग का, आप नोट करेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ था रीजन में कि इन्होंने हिंद यवन और विदर्भ के को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो विदर्भ तक शुंगों का कब्जा था। तो दिखाई पड़ता है, सतकर्णी फर्स्ट कहते हैं के बारे में कि इन्होंने जो भी विदर्भ के आसपास के क्षेत्र में या तो शुंग या तो कण्व का शासन रह गया था, उसको पुशअप करके पाटलिपुत्रा के आसपास ढकेल दिया था, यानी कि उसको लिमिटेड कर दिया था। कहाँ तक? पाटलिपुत्र तक ही। यानी कि बहुत बड़ा जो एरिया था शुंग और कण्व को, उसको लिमिटेड कर दिया था या तो सीमित कर दिया था। लिखिएगा, he also pushed back the Shunga in Patliputra. He also pushed back the Shunga in Patliputra. इन्होंने शुंग को पाटलिपुत्र तक ढकेल दिया था या सीमित कर दिया था। ढकेल दिया था या तो सीमित कर दिया था। और इतना करने के बाद मतलब इसका मतलब है कि ये एक थोड़ा सा एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे अपना राज्य का, यानी कि शुंगों को भी ढकेल दिया। तो उसका मतलब क्या है? वहाँ तक इसका राज्य विस्तार हो गया। कलिंग पर अधिकार कर लिया तो वहाँ तक राज्य विस्तार हुआ। राज्य विस्तार होगा तो इम्परेरर कहे जाएंगे, और इम्परेरर बनेंगे तो कई टाइटल भी धारण करेंगे। एक टाइटल का तो नाम आपका दिखाई पड़ता नानाघाट से ही, दक्षिण के स्वामी। तो टाइटल लिखिएगा, टाइटल में एक टाइटल लिखिएगा सूरवीर। सूरवीर, सूरवीर, सूरवीर कहा जाता है कि बड़ा सूरवीर आदमी है, शक्तिशाली। हाँ, दूसरा टाइटल लिखिएगा दक्षिणापथ पति। दक्षिणापथ पति, दक्षिणा पथ पति। दक्षिण का स्वामी नानाघाट में मिलता है इसका जिक्र। और एक टाइटल और लिखिएगा अपरिहत चक्र। अपरिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र। ये टाइटल हुआ किसका? सतकर्णी का। नीचे लिख लीजिएगा एम्पायर। एम्पायर यानी साम्राज्य कहां तक फैला था? तो लिखेंगे बिटवीन मालवा टू गोदावरी वैली। बिटवीन मालवा टू गोदावरी वैली, मालवा से गोदावरी नदी के, गोदावरी घाटी के बीच। बिटवीन मालवा टू गोदावरी वैली, मालवा से गोदावरी वैली तक। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा सतवाहन शासक थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? सतकर्णी ही थे। तो लिखिएगा ही परफॉर्म्ड द 2 अश्वमेध यज्ञ एंड राजसूय यज्ञ। ही परफॉर्म्ड द 2 अश्वमेध यज्ञ एंड राजसूय यज्ञ। इन्होंने दो अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करवाया था।
इन्होंने या इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसू यज्ञ करवाया था। चलिए, अब सतकर्णी के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी लिए, तो इसमें कुछ एक चीज अनुमान लगा, इसके साथ ये किसके साथ संघर्ष कर रहे हैं? यहाँ के जो स्थानीय शासक थे ना, शुंग और कण्व के साथ। इसके बाद फिर बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पुष्यमित्र शुंग का और कण्व का शासन खत्म होगा, तो नॉर्थ वेस्ट से जो बाहरी इन्वेडर है वो भारत के अंदर आएंगे। जब बाहरी इन्वेडर अंदर आएंगे तो कन्फ्लिक्ट किसके साथ बढ़ेगा? सातवाहनों के साथ बढ़ेगा। तो ये जो जितने भी बाहरी इन्वेडर है, चाहे ग्रीक हो या तो शक हो या तो पार्थियन हो या कुषाण तो अभी नहीं आएंगे, अभी इंडो ग्रीक होंगे या शक होंगे, इसके साथ सातवाहनों का संघर्ष चलेगा। तो कभी जो बाहर वाले जो इन्वेडर हैं आक्रमणकारी वह मजबूत होंगे, तो कभी ये मजबूत होंगे। सतकर्णी फर्स्ट ग्रेट रूलर था किसके? सातवाहन का। इसके बाद जितने भी इसके उत्तराधिकारी आए, या तो हरा दिए गए किसके द्वारा? बाहरियों के द्वारा, या तो बहुत कमजोर हुए। सतकर्णी के बाद 17वें नंबर के शासक आकर के सातवाहन को फिर से आगे बढ़ाया। मतलब समझिए कि कितने समय तक ये कमजोर रहे और कितना जल्दी जल्दी शासक बनते रहे। सतकर्णी के बाद 17वें नंबर के शासक हाल, हेडिंग डालिएगा हाल। और ये समय कितना हो जाएगा? एडी में। पहले बीसी लिख रहे थे ना, हाँ, 20 से लेकर के 24 एडी के बीच में इनका समय। आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं ईसा मसीह का, या तो इसको एना डोमिनोज भी कहा जाता है। अरे डोमिनोज वाला पिज्जा वाला याद रखना ना बस, ठीक है, वही आफ्टर। हम लोग नहीं तो ऐसे करके आफ्टर डेथ कर लेते हैं। किसका आफ्टर डेथ? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म दिवस और मरण दिवस को 0 वर्ष ग्रेगरियन कैलेंडर में मान लिया जाता है। ईसा मसीह से पहले को बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और या तो एना डोमिनोज के बाद, नहीं तो कहें तो आफ्टर डेथ, ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार। तो इसमें हाल जो हुए बहुत ही स्कॉलर शासक थे, बहुत ही विद्वान शासक, और लिटरेचर में काफी दिलचस्पी थी, विद्वानों को प्रश्रय देते थे और ग्रेट रूलर भी थे। इसलिए नीचे लिखेंगे इसका, मत्स्य पुराण बताते हैं कि यह 17वां नंबर का शासक था सातवाहन वंश का। तो नीचे लिखिएगा मत्स्य पुराण मेंशन हिम एज द 17th रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। मत्स्य पुराण मेंशन हिम एज द 17th रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। मत्स्य पुराण बताते हैं कि यह 17वें नंबर के शासक थे। मत्स्य पुराण बताते हैं कि यह सातवाहन वंश के 17वें नंबर के शासक थे। 17वें नंबर के शासक थे। चलिए नीचे लिखिएगा, हाल वाज स्कॉलर एंड पोएट। हाल वाज स्कॉलर एंड पोएट, यह विद्वान और कवि थे। तो विद्वान और कवि थे, तो एक किताब लिखा था, हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था, अरे गाथा सप्तशती। तो लिखिएगा फेमस बुक, उसी का एरो करके लिखिए ना, फेमस बुक गाथा सप्तशती। किसने लिखा था? हाल ने। और इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे जिसका नाम था गुणाढ़। तो लिखेंगे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स।
गुणाढ़, गुणाढ़। और इन्होंने एक किताब लिखा था, कौन सा? बृहद कथा। बृहत कथा, फेमस बुक बृहत कथा। बृहत कथा। नोट करके लिख लीजिएगा। 17वें नंबर के शासक बने थे किसके अनुसार? पुराण के अनुसार। यानी इससे पहले जो भी शासक रहे होंगे कमजोर रहे होंगे, या हरा दिए गए होंगे बाहरियों के द्वारा, या तो इतने वीक होंगे कि जिसका मेंशन नहीं किया गया किताबों में। बीच में एक फुदक के आए हाल, उन्होंने थोड़ा प्रतिष्ठा बनाई, इसके बाद फिर दुबक गए। अबरी बार जो बड़ा शासक आएगा उसका नाम होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। लेकिन पुराण बताती है कि ये 23वां नंबर के शासक हैं। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी आएंगे वह 23 नंबर का वो शासक होंगे। इसका मतलब है 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां ये कमजोर शासक रहे। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसकी माता का नाम था गौतमी। इसलिए तो कहा जाता है कि सातवाहन डायनेस्टी वो मैटरनियल डायनेस्टी था, यानी कि मातृत्व सत्तात्मक वाला डायनेस्टी था। अगला शासक गौतमी। नोट नहीं लिखवाया था, भुला गए। लिखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। सातवाहन had become weak due to the continuous battle going on. Satvahana had become weak due to the continuous battle going on between Shak and Satvahana. शक और सातवाहन के बीच निरंतर युद्ध के कारण, सातवाहन और शक के बीच निरंतर युद्ध के कारण सातवाहन वंश काफी कमजोर हो गया था, या तो कमजोर हो गया था। अब आएंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, 106 एडी से लेकर के 130 एडी, 16 से लेकर के 130 एडी। और कहा जाता है सातवाहन वंश के सबसे ग्रेट रूलर्स में से एक माने जाते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ सातवाहन, सातवाहन वंश के सबसे प्रभावशाली शासक, सातवाहन वंश के सबसे प्रभावशाली, सबसे महत्वपूर्ण शासक। और केवा नंबर का शासक बताया जाता है इसको? लिखिएगा 23rd रूलर ऑफ सातवाहना, 23वां सातवाहन वंश के 23वां शासक, सातवाहन वंश के 23वां शासक, 23rd रूलर ऑफ सातवाहना। इसके शासक में जब फिर से आएंगे तो फिर से सातवाहन को प्रतिष्ठा दिलाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, तो वही लिखेंगे, ही रिस्टोर्ड the power and prestige, he restored
द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द सातवाहनास। इन्होंने शक्ति और इन्होंने सातवाहन को शक्ति और प्रतिष्ठा दिलवाया। इन्होंने सातवाहन को शक्ति और प्रतिष्ठा दिलवाया। ही रिस्टोर्ड द पावर एंड प्रेस्टीज। हाँ, ऐसा ही लिखिए। इन्होंने सातवाहनों को दोबारा शक्ति और प्रतिष्ठा दिलवाया। ही रिस्टोर्ड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द सातवाहनास। हो गया। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि इन्होंने एक शक वंश के बहुत बड़े शासक हुए जिसका नाम था नाहपान। नाहपान को इन्होंने पराजित किया था। नाहपान। और ये नाहपान के बारे में बताया जाता है मालवा कहाँ के शासक थे? मालवा के नासिक के थे। नासिक में इनका शासन था नाहपान का। उसको पराजित करके इन्होंने महाराष्ट्र की ओर अपने आप को एक्सपेंड किया था। तो लिखिएगा, he has been called the destroyer of Sakas. He has been called destroyer of Sakas. इन्हें शकों का विध्वंसक भी माना जाता है, विनाशक भी माना जाता है। इन्हें शकों का विनाशक भी माना जाता है। He has been called the destroyer of Sakas. इन्हें सातवाहनों का विनाशक भी माना जाता है। और फिर जब उन्होंने शकों को पराजित किया तो एक टाइटल इन्होंने लिया था। उसका टाइटल का नाम था छत्राहत। KSH छत्राहत। हो गया। ये सातवाहन वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने नाम में अपनी माताओं का नाम लगाना स्टार्ट किया। इसके बाद फिर कई शासक हुए, जैसे यज्ञश्री हुए। छत्राहत टाइटल। यानी प्रथम ये शासक थे जिन्होंने कि अपने नाम में अपने माता का नाम लगाना स्टार्ट किया। जैसे गौतमी। गौतमी किसका नाम था? इनकी माता का था। इसके बाद आए कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी, यानी कि वशिष्ठी के पुत्र का नाम था पुलुमावी। वह बड़े शासक हुए। इसके बाद यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री पुलमावी का बेटा का नाम था क्या नाम था? सतकर्णी। और अपनी माता का नाम था यज्ञश्री। तो यज्ञश्री लगाना स्टार्ट किया। इसलिए तो कहा जाता है कि सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। तो लिखिएगा, he was the first Satvahan king या ruler. He was the first Satvahan ruler to use his mother's name as subtitle. He was the first Satvahana ruler to use his mother's name. He was the first Satvahan ruler to use his mother's name as subtitle. Used his mother name as subtitle. यह प्रथम सातवाहन शासक थे जिसने अपने नाम के साथ अपनी माता का टाइटल उपाधि जोड़ा। ठीक है। इससे नीचे लिख लीजिए आप, therefore इसलिए सातवाहन इज ऑल्सो कॉल्ड मेटरनल या मेटार्कियल, क्या बोलते हैं उसको? मेट्रार्कियल स्टेट। उसको मेटरनल ही लिख लीजिए सीधा, ठीक रहेगा।
मैटरनल स्टेट। सातवाहना इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल स्टेट, इसलिए सातवाहन को मातृ सत्तात्मक राज्य कहा जाता है। मातृत्व सत्तात्मक राज्य कहा जाता है। सत्तात्मक राज्य आगे और लिख लीजिएगा एक लाइन। ही डिफीटेड द सका रूलर नाहपान। इन्होंने शक शासक नाहपान को पराजित किया था। ही डिफीटेड द सका रूलर नाहपान। इन्होंने शक शासक नाहपान को पराजित किया था। चलिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी का हो गया लगभग। अगला लिखिएगा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुलमावी 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 130 से 54 बीसी। पुल है PULMAVI पुल। वशिष्ठ बीसी कहाँ लिख, अच्छा AD लिखना है। AD AC लिख दिए हैं। AD तो लिख सकते हैं। इसका माता का नाम क्या था? हाँ, वशिष्ठ पुत्र लिखा हुआ है, ऊपर नाम ही लिखा हुआ है, यह वशिष्ठ पुत्र। वशिष्ठी यानी कि ये गौतमीपुत्र सतकर्णी की वाइफ का नाम था वशिष्ठी, और उसी के पुत्र थे कौन? पुलमावी। ये भी बड़े शासक हुए। तो लिखिएगा, मदर नेम में लिख लीजिएगा या तो सन ऑफ वशिष्ठ पुत्र या तो सन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी। दोनों माता पिता में से किसी का भी नाम लिखिए। वशिष्ठी का नाम लिखेंगे तो भी सही है, गौतमीपुत्र सतकर्णी लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि गौतमीपुत्र सतकर्णी इनके फादर हो गए। नहीं, खाली गौतमी मत लिखिएगा, गौतमी हो जाएगा तो इनकी दादी का नाम हो जाएगा शायद। नहीं, चलिए अगला लिखेंगे। जब शकों के साथ संघर्ष हो रहा है, इनके पिताजी ने हराया था किसको? नाहपान को। नाहपान को पराजित कर, क्योंकि देखिए शक जो है 5 ब्रांचेस में बट गए थे। एक अफगानिस्तान में था जिसके बारे में पता नहीं है, एक तो तक्षशिला में था, तो तक्षशिला के शासक हुए, बड़े शासक हुए माउस, और एक उज्जैन के हुए तो बड़े शासक हुए रुद्रदामन फर्स्ट, जिन्होंने के संस्कृत में किसने क्या लिखवाया था? जूनागढ़ अभिलेख। एक बड़े शासक हुए नासिक के, जिसका नाम था नाहपान, जिसको कि डिफीट किसने किया था? अभी बताया हमने, गौतमीपुत्र सतकर्णी। और जब नासिक वाला जो शासक थे नाहपान, उसको पराजित कर दिया गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसका मतलब है शकों के साथ हमेशा चल रहा है संघर्ष, चल रहा है, बैटल चल रहा है। किसका? इस बैटल को रोकने के लिए रुद्रदामन उज्जैन के बड़े शक शासक हुए, रुद्रदामन फर्स्ट। उन्होंने कहा कि देखो, दोनों के बीच में यदि मित्रता हो जाए तो दोनों के बीच में शांति स्थापित हो जाएगी। और इसी वजह से रुद्रदामन फर्स्ट ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के साथ। इसलिए रुद्रदामन फर्स्ट की बेटी का विवाह किसके साथ हुआ?
कि शांति स्थापित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लिखिएगा, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, या तो उसी में करके लिखिएगा, हिज मैरिज विद द डॉटर ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट। इसका विवाह रुद्रदामन फर्स्ट की बेटी के साथ हुआ। हिज मैरिज विथ द डॉटर ऑफ दामन फर्स्ट। और कहां से यह बात पता चलता है? एक कार्ले नामक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहां पे एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था, गुफा है कार्ले गुफा, जहां पे चैत्य के बारे में अभी हमने बताया था। कार्ले कैब इंस्क्रिप्शन, कार्ले गुफा, कार्ले गुफा अभिलेख, और दूसरा एक है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन फर्स्ट ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के साथ कर दिया था। रुद्रदामन फर्स्ट और इन्होंने एक टाइटल लगाया था दक्षिणी पथेश्वर का, दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण पथेश्वर। किसने टाइटल लगाया था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। हाँ वही है, मिला जुला करके। चलिए अगला लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा ट्रेड, क्योंकि इसका कुछ सिक्का मिला है और उसमें नाव का चित्र बना हुआ है। इससे मतलब क्या मिलता है कि इसके शासनकाल में समुद्री व्यापार के माध्यम से व्यापार होता था। तो लिखेंगे, मेरीटाइम ट्रेड गॉट ए बूस्ट ड्यूरिंग हिज regimes. Maritime trade got a boost during his regime. His regime. इनके शासनकाल में समुद्री व्यापार को मजबूती मिली थी। हाँ, मेरीटाइम ट्रेड गॉट ए बूस्ट ड्यूरिंग हिज रिजिम। इनके शासनकाल में समुद्री व्यापार को मजबूती प्रदान हुई थी, मिली थी। क्या है सोर्स इसका? सोर्स में लिखिएगा क्वाइन, क्वाइंस विथ शिप इमेजेस, क्वाइन विथ शिप इमेजेस। सिक्का जो है वो क्या बनेगा? किसके साथ चित्र है उसका? जहाज के साथ। सिक्का जहाजों के साथ, जहाजों का, सिक्का पर जहाजों का चित्र, सिक्का पर जहाजों का क्या? सिक्का पर जहाजों का चित्र। चलिए, इन्होंने, क्योंकि जब ट्रेड बढ़ा होगा तो निश्चित है कि इसके रेवेन्यू में भी वृद्धि हुई होगी। जब रेवेन्यू में वृद्धि होता है तो राज्य मजबूत होगा कि कमजोर होगा? राज्य जब समृद्ध होगा, मजबूत होगा, तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में वृद्धि होगा कि कमी होगा? तो आर्किटेक्ट लिखिए। आर्किटेक्ट मतलब स्थापत्य कला, आर्किटेक्ट स्थापत्य। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा इन अमरावती। कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा इन अमरावती। अमरावती में बुद्ध स्तूप का निर्माण करवाना। बुद्ध स्तूप का निर्माण कहां पे हुआ?
अमरावती। चलिए अगला, अगला लिखिएगा शासक यज्ञश्री। बस इसका लास्ट करवा के छोड़ देते हैं। यज्ञ छोटा छोटा ही है। यज्ञश्री सतकर्णी 165 से 195 बीसी। एडी। इनके नाम में भी यज्ञश्री लगा हुआ है, तो इसका मतलब यज्ञश्री का ये बेटा होगा। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट ग्रेट रूलर थे सातवाहन वंश के, अंतिम महान शासक। तो लिखिएगा द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक। और इनके शासनकाल में कहा जाता है, इनके शासनकाल में भी ट्रेड कंटिन्यू जारी रहा। इनके भी कई सिक्के प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर जहाज का चित्र मिलता हुआ है। तो लिखिएगा द पिक्चर ऑफ ए शिप वाज फाउंड प्रिंटेड ऑन देयर सिल्वर कॉइन। द पिक्चर ऑफ ए शिप वाज फाउंड प्रिंटेड ऑन देयर सिल्वर कॉइन्स। फाउंड प्रिंटेड ऑन देयर सिल्वर कॉइन्स। एक चांदी के सिक्के, इनके चांदी के सिक्के पर जहाज का चित्र पाया गया है। इनके चांदी के सिक्के पर जहाज का चित्र पाया गया है। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट लिख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आपका अमरावती कला के बारे में है। कुछ अदर जो है फैक्ट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला लिखिएगा, अच्छा आप लोग पढ़े होंगे मूर्ति कला के बारे में। तो मूर्ति कला के कितने फॉर्म हैं इंडिया में? नहीं पता? आज भी सरस्वती पूजा है, एक फॉर्म है। तो ये जो मूर्ति बनाने की जो परंपरा है भारत में कहाँ से शुरुआत होती है? कहा जाता है कि इंडो ग्रीक आर्ट को सबसे पहले भारत में इस्टेब्लिश किया था किसी डायनेस्टी ने, उसका नाम था कुषाण। और कुषाणा में भी सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए कनिष्क। और उन्होंने, क्योंकि उसका जो एक ब्रांच, कुषाणों का 5 ब्रांच था, एक ब्रांच जो है गंधार के आसपास रहा, और वहाँ पे ही उन्होंने एक मूर्ति का अलग फॉर्म विकसित किया, क्योंकि ये यूनानियों से काफ़ी प्रभावित थे। यूनानी लोग, आप लोग एक मूवी देखें हॉलीवुड का स्पार्टा, या तो कोई भी आप ग्रीक मूवी यदि देखेंगे, उसमें गॉड एंड गॉडेस का काफ़ी स्कल्पचर बना हुआ है, मूर्तियाँ। और मूर्ति पूजा का विश्वास यूनानियों में और रोमनों में बहुत ज़्यादा था। आज भी देखिएगा, ग्रीक जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे राजाओं का इतिहास मिलता है। भगवान की तरह उसके पूजे जाते थे। उसकी कथा कहानी मूर्तियों के आधार पर है। और कई बार तो लगता है कि कई चीज़ तो कहीं यूनानियों से तो कॉपी नहीं कर लिया। और इस चीज़ को सबसे पहले भारत में किसी ने प्रमोट किया मूर्ति कला को, वह थे कुषाण। और कुषाणों ने जो मूर्ति कला को अडॉप्ट किया, उसमें सबसे पहला मूर्ति बनाया गंधार के क्षेत्र में, कंधार के क्षेत्र में जो विकसित हुआ, इसी का नाम दे दिया क्या? गंधार आर्ट। फिर कुषाणों का देखिएगा प्रभाव बढ़ता चला गया और धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ उसको कह सकते हैं, मिडिल इंडिया भी कह सकते हैं, मध्य, और मध्य क्षेत्र में आए तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास उसका सेंटर बना। कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, एक पूर्व पेशावर जिसको बोलते हो, जो पाकिस्तान में आज स्थित है,
और एक मथुरा, और कई लोग तो मानते हैं वही कनिष्क जो है कृष्ण है, कनिष्क को कृष्ण कहा गया है। हालांकि ये बड़ा डिबेटेबल चीज है कि कहां से कहां जोड़ रहे हो सर, क्योंकि मथुरा ही सेंटर था किनका, कृष्ण का, और कृष्ण और कनिष्क में नाम थोड़ा सिमिलर दिखाई पड़ता है, और वहाँ से बहुत सारा ऐसा आर्कोलॉजिकल एविडेंट मिला है जो कि ये बात बताता है कि ये कहीं ना कहीं कृष्ण थे। और जो गीता उन्होंने बताया है, तो गीता उपनिषद और बुद्ध के बहुत सारे उपदेश का मिलता जुलता चीज़ें दिखाई पड़ता है, तो हो सकता है किसी के बारे में बोला गया हो। ठीक है, तो कनिष्क को दूसरा अशोक के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड अशोका ऑफ इंडिया, कनिष्क। और इन्होंने मथुरा में जो जिस मूर्ति कला को विकसित किया उसके नाम से मथुरा कला के नाम से जाना गया, क्योंकि ये बौद्धिस्ट शासक थे, तो ज़्यादातर मूर्ति किस में मिलता है, बुद्धों को मिलता है, बुद्ध का। तो डिफरेंस क्या है मथुरा कला और गंधार कला में? तो गंधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई है वो राजशाही रूप में दिखाया गया है। बुद्ध के राजशाही स्वरूप एकदम यंग अवस्था में, एकदम देखिएगा पीछे सूर्य का जो है आकृति दिखाई पड़ेगा, और बढ़िया एकदम कपड़ा चीवर धारण किया हुआ है, एकदम राजशाही वेशभूषा घोड़ा वोड़ा के साथ। मथुरा कला में जो मूर्ति मिलता है वो देखेंगे आपका बुद्ध के जो तपस्वी अवस्था है, यानी कि जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दौरान जो शरीर को उन्होंने कष्ट दिया, तो अलग अलग मुद्रा में मूर्तियां मिलती है, शरीर एकदम सूखा हुआ मिलेगा, लेटा हुआ मिलेगा, इस तरह से। तो मथुरा कला और गंधार कला। लेकिन दक्षिण भारत में उसी समय सातवाहन का शासन था, और सातवाहनों ने एक मूर्ति कला इन्होंने भी विकसित की, देखा देखी, जिसका नाम था अमरावती कला। इसलिए भारत में 3 मूर्ति का फॉर्म है। पहला कौन? गंधार कला, दूसरा मथुरा कला, और तीसरा अमरावती। लेकिन इसमें से 2 जो फॉर्म है, एक अमरावती और एक गंधार, ये फुल्ली बुद्धिस्ट की मूर्तियां यहां पे मिलती है पूर्णतः। और जो मथुरा कला है, अब इसमें बुद्धों के, बोधिसत्व के, अन्य देवी देवताओं का भी इसमें मूर्तियां बनना स्टार्ट हो गया। मथुरा कला में बौद्धों का भी मूर्ति मिलता है, जैनों की भी मूर्ति मिलता है, और हिंदुओं की भी मूर्ति मिलता है। तो मथुरा कला काफी विस्तार रूप है मूर्ति कला का। तो उसमें से तीसरा जो फॉर्म हमने बताया अमरावती कला, ये सातवाहनों के समय में ही विकसित हुआ था। तो पहला फैक्ट लिखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ अमरावती स्कल्पचर। डेवलपमेंट ऑफ अमरावती स्कल्पचर, अमरावती मूर्ति कला का विकास। अमरावती मूर्ति कला का विकास किनके शासनकाल? सातवाहनों के शासनकाल। चलिए, आप लोग एक गुफा पढ़े होंगे अजंता का, एलोरा का। तो उसमें अजंता के बारे में बीपीएससी ने पूछा था, इनमें से कौन सा गुफा है जहां बोधिसत्व की मूर्तियां मिलती है? बोधिसत्व के पिक्चर को पिक्चराइज किया गया है अजंता का। अजंता में जितने भी गुफाएं हैं, 29 गुफा है यहाँ पे, सारे के सारे बुद्धिस्टों से रिलेटेड हैं। और कब ये बने? तो कहा जाता है कि मौर्य डायनेस्टी के बाद से ही बनना स्टार्ट हुआ, और लगभग आपका चालुक्य राष्ट्रकूट तक बनता रहा था अजंता। तो उसमें 29 गुफा में जो 10वां नंबर का गुफा है, वो बताया जाता है कि ये उस गुफा में जो पेंटिंग की गई है सातवाहनों के द्वारा ही की गई है। तो लिखिएगा 9 और 10 नंबर का गुफा। कैव 9 and 10 of Ajanta painting, cave 9 and 10 of Ajanta painting were patronized by सातवाहन। अजंता चित्र के 9वां और 10वां, अजंता चित्र
या अजंता गुफा के 9वां और 10वां अजंता गुफा के 9वां और 10वां को सातवाहनों के द्वारा संरक्षण दिया गया। संरक्षण दिया गया, पैट्रोनाइज का मतलब संरक्षण होता है, संरक्षण दिया गया। अजंता गुफा के 9वां और 10वां को सातवाहनों के द्वारा संरक्षण दिया गया। चलिए एक और लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्ट, पत्थर काटकर स्थापत्य कला का विकास, स्थापत्य का विकास, यानी पत्थरों को कटवा करके जो आर्किटेक्ट बनाया गया वो सातवाहनों के द्वारा ही बनाया गया था। कुछ उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल, कार्ले केव या कार्ले चैत्य, कार्ले चैत्य, कार्ले चैत्य, अजंता कैव, कार्ले चैत्य, अजंता कैव, ईटीसी। ट्रेड में लिखिए, ट्रेड। इसको खत्म ही कर लेते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है, 12:30 हो गया। अच्छा, सुबह से पढ़ रहे हो? अच्छा, ट्रेड थोड़ा लिख लो, इसके बाद छोड़ देते हैं। कल ही लिखवा दें? अरे कोई बात नहीं है, लिखवा देते हैं। ट्रेड लिख लो, इसके बाद छोड़ देते हैं। फीवर लग गया? अरे हाँ, तो थोड़ा आराम कर लो। हम समझ रहे हैं कि 7 बजे से ही तुम लोग पढ़ रहे हो, 9:30 बजे से। तो 7 बजे कौन आया था? 4 गो 5 गो, ये लोग थके नहीं हैं। देखो, ये दक्षिण भारत का इतिहास है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा नाम मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से बहुत चीज़ें आप जान गए हो। हम रिकॉल करवा देते हैं, सब थकावट दूर हो जाएगा। स्थापना किसने किया था सातवाहन का? सिमुक ने। सिमुक का क्या महत्वपूर्ण कार्य था? उन्होंने कण्व और जो भी सुंगों का रिमेन्स था उसको समाप्त कर दिया था, नहीं? इसके बाद कौन शासक बने? सतकर्णी फर्स्ट। और सतकर्णी फर्स्ट की पत्नी का नाम क्या था? नैनिका। और नैनिका के द्वारा कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया था? नाना घाट। और प्रथम वो महान शासक थे, नहीं? सतकर्णी। और सतकर्णी के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया था? कलिंग पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी और सुंगों को पुशअप कर दिया था, कहां तक? पाटलिपुत्रा तक, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? कई उपाधि धारण किया था, जैसे सूरवीर था, हाँ, यशमेध यज्ञ और राजसू यज्ञ भी करवाया था। और क्या करवाया था? एक उपाधि इन्होंने दक्षिण के स्वामी के रूप में धारण किया था, गॉड ऑफ साउथ। कहां पे ये मिलता है? नाना घाट में, ठीक है। इसके बाद 17वें नंबर का शासक कौन बने? इसके बाद हाल का एक किताब है, गाथा सप्तशती। क्योंकि ये विद्वान शासक थे, इन्होंने एक विद्वान को संरक्षण भी दिया था, उसका नाम था गुणाढ़। गुणाढ़ ने कौन सा किताब लिखा था? बृहत कथा। और इनके द्वारा क्या किया गया था? वो तो किताब तो वो लिख लिया। ये महान शासक 17वां नंबर के महान शासक थे या 17वां नंबर के शासक थे। इन्होंने किसको पराजित किया था? अरे ग्रीकों के साथ इनका संघर्ष था, नहीं?
अब इसके बाद फिर 23वें नंबर के महान शासक बने। 23वें नंबर के शासक बड़े शासक हुए। क्या नाम था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी में गौती किस चीज को सूचित कर रहा है? यहाँ उनकी माता का। और इससे पता चलता है कि ये सातवाहन वंश किस प्रकार का सत्ता था? मातृ प्रधान सत्ता था। ये प्रथम सातवाहन शासक थे जिन्होंने अपने नाम में अपनी माता का नाम को लगाया था। इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि इन्होंने शकों को पराजित किया था। शक में कौन सा शासक को पराजित किया था? नाहपान नामक एक शासक थे, उसको पराजित किया था। और एक उन्होंने उपाधि भी धारण किया था शकों को पराजित करने के बाद। शक जो थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे, ठीक है, क्षत्रप। और कई लोग मानते हैं इस बात को कि जो छत्री वाला जो उपाधि है ना, शकों से ही स्टार्ट होता है। और इस शकों की कहानी को महाभारत में सिथियन से जोड़कर देखा जाता है। महाभारत में इसको बताया गया है। और इसलिए इन्होंने एक उपाधि धारण किया था, छत्रहात। किसको पराजित करके? शकों को पराजित करके। और क्या है इसमें? सतकर्णी के बारे में, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, ठीक। इसके बाद इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी भी एक महान शासक हुए और इन्होंने अपनी राज्य को विस्तारित भी किया और शकों के साथ ही इन्होंने संघर्ष भी जारी रखा। और शक के एक महान शासक हुए रुद्रदामन फर्स्ट। उसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया? ठीक है। इसका चर्चा कहां पे मिलता है? कार्ले और जूनागढ़ अभिलेख में। इसके सिक्के पर नाव का चित्र अंकित मिला है। तो इसका क्या, किस चीज को सूचना देता है? ये कि मेरी टाइम ट्रेड के बारे में बताता है। इसके बाद बड़े शासक कौन हुए? यज्ञ श्री सतकर्णी। इसको लास्ट ग्रेट रूलर कहा जाता है। किसका? सातवाहन वंश का। इनके सिक्कों पर भी ट्रेड का जो है साक्ष्य मिला है ना। इनकी माता का नाम यज्ञश्री था, ठीक है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे ये सत्ता कमजोर होती चली गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ लिखाया कि अमरावती मूर्ति कला का विकास कहाँ पे हुआ था? सातवाहनों के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद इसमें बताया गया कि अजंता जो गुफा है उसका 9वां और 10वां नंबर के गुफा को किसने बनवाया था? सातवाहनों ने बनवाया था। इसके बाद क्या लिखाया था? इन्होंने पत्थरों को काट करवा करके एक स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था। चलिए इतना ही लिखा था, छोड़ देते हैं आपको। अरे संरक्षण मतलब होता है पैट्रोनाइज करना, संरक्षण देना, ठीक है।